इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी जो मैंडेट लेकर न 2014 में आई बल्कि उसके बाद 2019 और 2024 की तैयारी है और वो आने वाली राजनीति को लेकर, यानी कि एक तरफ जहां पर विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर अपने दृष्टिकोण को बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेतृत्व स्वीकार, तभी राज्यों में साझेदार। जी हां, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लिहाजा गठबंधन पर बीजेपी का दृष्टिकोण बदल गया है। बीजेपी की राजनीतिक दृष्टि पूरी तरीके से बदल चुकी है। राजनीति को देखने और समझने और उस पर एक्ट करने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है। बीजेपी की रणनीति इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है और ये बदलती हुई रणनीति कई बयानों और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के माध्यम से समझी जा सकती है। बदलाव कैसे आया? बीजेपी अब राज्यों में जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। सबसे बड़ी बात, यानी कि जो प्रादेशिक संगठन है, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, वहां पर अगर कोई बड़े भाई की भूमिका में होगा तो वो बीजेपी होगी, ना कि छोटे भाई की भूमिका में। वो गठबंधन करना चाहती है और ये भी दिखाना चाहती है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के मुकाबले उसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन और सहयोग हासिल है। आपको जुलाई की उस बैठक का जिक्र करना चाहूंगी इस बीच में, जब तमाम सहयोगी दलों की बैठक को बीजेपी ने बुलाया था, यानी कि एनडीए का कुनबा इकट्ठा हुआ और उस वक्त 39 दल 39 पार्टीज एकजुट होती हुई नजर आई। लेकिन कहीं पर भी आज की रणनीति के हिसाब से और बदलते दृष्टिकोण के हिसाब से बीजेपी जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती है। आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, वहां छोटी पार्टियों के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। यह दृष्टिकोण का बड़ा बदलाव है जो बीजेपी में आया है। और दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कई राज्यों में प्रादेशिक पार्टियों के जूनियर पार्टनर की तरह गठबंधन में वो शामिल है और उनके नेतृत्व में, उन छोटी पार्टियों की लीडरशिप में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस कौन है? इस वक्त वो पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, ये कहते हुए कि हम सबको मोदी को हराने के लिए एकजुट आना होगा और इसीलिए छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पार्टीज प्रादेशिक स्तर पर जो एक्टिव है, उन्होंने मिलकर एक INDI, एक गठबंधन को तैयार किया। लेकिन इससे इतर कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ दोस पार्टीज कांग्रेस आने वाले चुनावों को लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना पूरा नजरिया बदल कर रख दिया है, जिसको कहा जाता है सेंस ऑफ अप्रोच। जब वो इस नजरिए से राजनीति कर रही है कि राज्यों में भी या तो वो गठबंधन का नेतृत्व करेगी, यानी कि अगर अलायंस होता है तो उसको लीड करेगी, या फिर अकेले राजनीति करेगी, एकला चलो, ये रणनीति बीजेपी की होगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब आप उत्तर से दक्षिण पहुंच जाइए या पूरब से पश्चिम पहुंच जाइए, यहां तक उसका यही एक नजरिया नजर आता है। ये एक स्टैंड बीजेपी का क्लियर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार जब वो पहुंचे पिछले दिनों, तो एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वहां पर उन्होंने किस तरीके से संदेश दिया उनके बयान के जरिए कि बीजेपी अब किसी भी नेता को कंधे पर नहीं बैठाएगी, यानी कि नेता कोई भी हो उसको एज बीजेपी नहीं देगी, सुप्रीमेसी नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि किसी दूसरी पार्टी के नेता के नेतृत्व में ना ही वो राजनीति करेगी और ना ही चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा ने स्पष्ट बयान के साथ इसके संकेत दे दिए। इस बयान से आप नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से साफ संदेश दिया है उसको भी आप समझिए। बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को यह बता दिया गया कि अगर नीतीश कुमार घर वापसी करते हैं या घर वापसी करने की इच्छा रखते हैं या ऐसे समीकरण बनते हैं कि वो एनडीए में लौटें, तो बीजेपी का नेतृत्व स्वीकार करना होगा, यानी कि बीजेपी लीड करेगी और बीजेपी की रणनीति के तहत नीतीश कुमार चलेंगे। जैसे अब आपको पास्ट में जाना होगा, पहले की तरह जब आप याद करिए
जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। पहले की तरह बीजेपी उनको नेता बनाकर राजनीति नहीं करेगी, जैसा पहले जेडीयू बीजेपी गठबंधन के दौरान बिहार में हुआ। अब इस तरीके की खबरें पहले भी लगातार आती रही कि अगर उनकी वापसी होती है, इस तरीके के बहुत सारे संकेत मिले, इस तरीके की बहुत संभावनाएं भी पैदा हुई, तब भी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, यानी कि वो चेहरा नहीं होंगे जैसा कि वो उम्मीद करते हैं। कम से कम बिहार की राजनीति में तो नीतीश कुमार ये मान के चलते हैं कि चेहरा वही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति में यह क्लियर मैंडेट है कि वो उनको उस बड़े नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर या फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार बीजेपी रूल नहीं करेगी। तभी बीजेपी ने राज्य की बेहद छोटी छोटी 3 से 4 पार्टीज के साथ तालमेल किया है। नीतीश कुमार भी वापसी के लिए कोई बेचैन नजर नहीं आते, ये आप उनके बयानों के साथ रिकॉल कर सकते हैं। उनकी अपनी एक राजनीति है और खास तौर से बिहार सेंट्रिक राजनीति नीतीश कुमार की है। वो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान कराने के बाद ही वापसी के बारे में सोचेंगे, यानी कि सीट कटवाएंगे, किस तरीके से बीजेपी को डेंट करेंगे, और उसके बाद शायद इस बात की संभावनाएं प्रबल हो जाएं कि वो वापस लौटे बीजेपी में, और तब उनको यह लग रहा है कि बीजेपी उनकी शर्त मानेगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार एज पर होंगे, नीतीश कुमार होंगे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा चुके होंगे और चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते होंगे, और इसीलिए उसी एज के साथ शायद इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़े कि नीतीश कुमार बीजेपी को नुकसान पहुंचाएं और उसके बाद वापसी करें ताकि बीजेपी उनकी शर्तें माने। बहरहाल बीजेपी के किसी का भी जूनियर पार्टनर बनकर राजनीति नहीं करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो कई राज्यों में बहुत ही साफ तौर पर नजर आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। ये जो 4 राज्य हैं, यहां पर बीजेपी अकेले या फिर छोटी पार्टियों के साथ राजनीति करती हुई नजर आ रही है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका सहयोग बीजेपी को मिल जाए। बीजेपी अब इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, तालमेल बैठा रही है, ताकि सुप्रीमेसी अगर किसी की हो तो वो खुद बीजेपी की हो। आइए इसको डिकोड कर लेते हैं, और सबसे पहले इन 4 राज्यों में मैं पंजाब की बात कर लेती हूं। वहां पर बीजेपी हमेशा से अकाली दल के पार्टनर के तौर पर रही है, और अकाली दल के साथ बीजेपी का साथ बहुत पुराना रहा है। अकाली दल लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में ज्यादा सीटों पर लड़ती थी। सीइंग द हिस्ट्री, अभी तक जो होता आया है, अकाली दल की सुप्रीमेसी रहती थी और उसका एज रहता था, और उसकी जो छोड़ी हुई सीटें होती थी, यानी कि जिन सीटों पर अकाली दल चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करता था, वो बची कुची सीटें बीजेपी के खाते में आती थी, बीजेपी की झोली में आती थी, और बीजेपी उन सीटों पर चुनाव लड़ती थी। कृषि कानून आपको याद होगा, उस पर एक बार अकाली दल के अलग होने के बाद से, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके के बयान चले और अकाली दल ने किसानों के समर्थन में और जो कृषि आंदोलन हुआ उसमें उनका सपोर्ट करती हुई नजर आई, और उसके बाद अकाली दल और बीजेपी की राहें अलग अलग हो गई। उसके बाद से बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने में लगी रही। उसने होमवर्क तभी से शुरू कर दिया। उसने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको याद होंगे, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ को पार्टी में शामिल कर लिया। यह थी बीजेपी की रणनीति, दूसरी तरीके से खुद को मजबूती देने की। और इतना ही नहीं, जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, यानी कि कमान सौंप दी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जाखड़ को, ताकि वो वहां की रणनीति में एक लीडर के तौर पर बनकर रहे। अब अकाली दल के साथ बीजेपी बराबरी की बात कर रही है। वो बराबर सीटों पर लड़ना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को मजबूत कर चुकी है पंजाब, और इस वजह से तालमेल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक अकाली दल ज्यादा सीटों पर, अपनी मनमानी सीटों पर चुनाव लड़ता था, और जो बची हुई सीटें थी वो बीजेपी के पास आती थी। इसी तरीके से अगले राज्य यानी कि महाराष्ट्र की मैं बात करूंगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन होने के बाद भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, वो भी एक बड़ा पॉलिटिकल एपिसोड था। एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ आ जाना, बीजेपी की वहां पर सरकार बन जाना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन वो शिवसेना के शिंदे गुट की पिछलग्गू नहीं है, उसको फॉलो करने वाली नहीं है, उसके पीछे चलने वाली नहीं है। शिवसेना और एनसीपी का अजित पवार गुट
बीजेपी का पिछलग्गू है। यानी कि बीजेपी फ्रंट फुट पर और पीछे अजित पवार गुट, जो टूट कर आया शिवसेना से। बीजेपी एनसीपी से, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 2014 के लोकसभा और उसी साल के विधानसभा चुनाव में उभर गई थी। लेकिन उसके बाद साम, दाम, दंड और भेद की सारी रणनीति अपनाकर उसने प्रदेश की सभी पार्टियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर कोई पार्टी उससे बड़ी ना हो सके और उस पर दबाव नहीं डाल सके। अब शिवसेना और एनसीपी, यानी कि एक तरफ जहां पर एकनाथ शिंदे गुट और दूसरी तरफ अजित पवार गुट, उसके नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। लेकिन अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हें बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और आधी से कम सीटों पर दोनों ही पार्टियों को लड़ना होगा। यानी कि महाराष्ट्र में बंटवारा होगा तो बंटवारा होगा एनसीपी यानी कि अजित गुट और एकनाथ शिंदे गुट। लेकिन आधी से ज्यादा सीटों पर लीड करने वाली होगी बीजेपी। ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने दृष्टिकोण में, अपने स्ट्रैटेजी में और अपने एक्शन में बदलाव लाया है। बीजेपी जिस तरीके से बिहार में एक लंबे समय तक जनता दल जेडीयू और उसकी पिछलग्गू थी, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना की और पंजाब में अकाली दल की थी। लेकिन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपनी राजनीति को 360 डिग्री चेंज कर दिया और उसके लिए उसने काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अब बात आंध्र प्रदेश की करूंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बारे में यह माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी संतुलन की राजनीति करने वाली है। बैलेंस पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश में करती हुई नजर आएगी। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों से समान दूरी दिखा रही है ताकि चुनाव के बाद जिसको ज्यादा सीटें मिले उसके साथ तालमेल किया जा सके। यानी कि ये बीजेपी अभी अंडरकवर है इसको लेकर, और वो किसके आधार पर होगा? वो परफॉर्मेंस बेसिस के आधार पर होगा कि वो किसके साथ जाती है। लेकिन वहां पर भी किसी के साथ तालमेल नहीं करने का एक कारण यह है कि पार्टी वाईएसआर कांग्रेस या फिर टीडीपी की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती। वो अकेले लड़कर ताकत बढ़ाना और चुनाव के बाद तालमेल की योजना पर काम कर रही है। तमिलनाडु में भी अन्ना द्रमुक से तालमेल टूटने का कारण यह है कि बीजेपी अकेले अपनी ताकत बढ़ा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही है। अन्ना द्रमुक नेताओं पर बयान तो तालमेल टूटने का एक तात्कालिक कारण, एक फौरन जो रीजन बनता है वो बना। दरअसल असली वजह यह है कि अन्ना द्रमुक को यह लग रहा था कि बीजेपी उसके वोट में सेंध लगा रही है, उसके साथ रहकर अपने को ज्यादा बड़ा करने की राजनीति कर रही है। आप सोचे बीजेपी कितने राज्यों में पिछलग्गू पार्टी के तौर पर राजनीति करती थी, लेकिन आज वो किसी भी राज्य में जूनियर पार्टनर नहीं है, या तो उसका गठबंधन है ही नहीं, वो अकेले राजनीति कर रही है, या फिर गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। और ये बात राष्ट्रीय स्तर पर पहले से थी, लेकिन राज्यों के स्तर पर बीजेपी ने हाल ही के दिनों में ये राजनीति की है। बीजेपी इस बात को महसूस कर रही है कि नेशनल पर्सपेक्टिव पर, स्थायी तौर पर अगर आप देखेंगे परमानेंटली, सबसे बड़ी ताकत बने रहने के लिए यह जरूरी है कि राज्यों में भी पार्टी बड़ी ताकत बने। पहले वो सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी थी और दक्षिण पश्चिम या पूर्वी भारत में कमजोर थी, तो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व संभालने के बावजूद प्रादेशिक छत्रपों के हिसाब से उसको काम करना पड़ता था। उसने ये भी देखा कि कांग्रेस कैसे राज्यों में कमजोर होती गई, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मजबूती समाप्त हो गई और इसीलिए उसने राज्यों में अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये राजनीति उसकी सभी सहयोगी पार्टियों के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है और यही एक वजह है कि बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर चुकी है। और जाहिर बात है कि आने वाले चुनावों में और विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों में बीजेपी का ये बदलता हुआ दृष्टिकोण आने वाले चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प बनाएगा और लड़ाई कांटे की होगी।